हेलो, वेलकम, नमस्ते। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरफ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है, अगर आप यूज करते हैं तो आप जो बनाते हैं वो बन जाती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन क्या आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग तो 7 थे, पर सबऑर्डिनेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में 50 से भी ज्यादा है। अब इतने सारे तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, मैं आपको कुछ कॉमन वाले बता दूंगी, लेकिन बाकी के ढूंढने का काम है आपका। तो ये ढूंढ लीजिएगा। सबसे कॉमन वाला है बिकॉज। जैसे सो है ना, वैसे ही बिकॉज भी है। बिकॉज भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी कारण इंट्रोड्यूस करना होता है, आई डिड दिस बिकॉज सो एंड सो। बिकॉज जो है वो कोई कारण इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो कोई भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी यूज हो सकता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की खासियत ये है कि सेंटेंस के पहले भी डाल सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम ज्यादातर सेंटेंसेस के बीच में डाल रहे थे। सबऑर्डिनेटिंग है तो आप पहले भी डाल सकते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ द गेम वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन्स, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि बिकॉज ऑफ द रेन्स द गेम वॉज कैंसल्ड। दोनों सही है। तो बिकॉज मैं कहीं पे भी डालूं, अगर मैं बिकॉज पहले डालती हूँ तो मेरा कारण पहले आ जाएगा और बाकी की सेंटेंस बाद में आ जाएगी। अगर मैं बीच में डालूंगी तो पहले सेंटेंस फिर उसका कारण। इतना सिंपल है। बिकॉज ऑफ स्नो वी कुडंट गो फॉर अ वॉक, तो स्नो मेरा कारण है और मैं वॉक पे नहीं जा पाई, ये मेरा मेन सेंटेंस है। अगर आपको बिकॉज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ एक इंपॉर्टेंट कंजंक्शन पे, वो है सिंस। सिंस आपने प्रेपोजिशंस में भी सीखा था और मैंने आपको बताया था कि सिंस भी सिंस जो होता है वो टाइम के प्रपोजिशन में यूज होता है, कि तब तक से अब तक की बात हो रही है। कंजंक्शन की तरह अगर आप यूज करते हैं तो सिंस का यूज जो है वो कारण दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे बिकॉज करते हैं ना, वैसे ही सिंस यूज करते हैं। और टाइम के बारे में तो हम करते ही हैं, तो वो तो आपको पता ही है। तो सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड हिज एग्जाम। यहाँ पे सिंस के बदले में बिकॉज डालूंगी ना तो भी वो सही होगा। मैंने आपको कहा था कि एक नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, तो आप सिर्फ कंजंक्शन सीख लीजिए और फिर आप कोई भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंस ही डालना है या बिकॉज ही डालना है। सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड मतलब कि क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी वो फेल हो गया। आई हैव नोन हिम सिंस ही वॉज 4। यहाँ पे मैं टाइम की तरह यूज कर रही हूँ इसको। जब से 4 साल का था ना तब से जानती हूँ उसको। ठीक है, तो ये हो गया सिंस का यूसेज। अगर ये क्लियर है तो एज की तरफ बढ़ते हैं। एज का भी यूसेज बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। जब हम कोई दो इवेंट्स की बात करते हैं, कोई दो एक्शंस या इवेंट्स की बात करते हैं कि जो सेम टाइम पे हुए हैं, तो मैं एज बोलती हूँ। मतलब कि कोई फर्क नहीं है, दोनों इवेंट्स में बिल्कुल सेम टाइम पे हुए हैं। दे अराइव्ड एज वी वर लिविंग, बस हम निकल रहे थे और ये लोग आ गए, तो हमारा निकलना और उनका आना सेम टाइम पे हुआ, इसलिए मैंने एज यूज किया। एज द फोरकास्ट प्रेडिक्टेड द वेदर वॉज चिली ऑल डे। फोरकास्ट ने जैसे प्रिडिक्ट किया वैसे वेदर पूरा दिन ठंडा ठंडा रहा। फोरकास्ट ने प्रिडिक्ट किया और वेदर ठंडा रहा। तो एज जो है, ये दो इवेंट्स जो है बिल्कुल आसपास, बिल्कुल साथ साथ में हो रहे हैं, तब मैं एज यूज करती हूँ। वैसे ही अभी मैं आपको कुछ ऐसे कंजंक्शन सिखाने वाली हूँ जो आप इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, जिसमें से पहला वाला है ऑल्दो। ऑल्दो जो है ना, वो हम ऑपोजिट आइडियाज या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज बताने के लिए यूज करते हैं। मतलब कोई दो ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो हम यूज करते हैं। ऑल्दो ज्यादातर केसेस में हम सेंटेंस के पहले डालते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीच में डाल नहीं सकती, डाल सकती हूँ, पर ज्यादातर लोग उसको पहले डालना प्रेफर करते हैं। तो अगर मैं कहूँ ऑल्दो इट रेन्ड एवरीवन एंजॉयड द शो, मतलब भले बारिश हुई पर सबको मजा आई। तो बारिश हुई एक चीज है और उसका ऑपोजिट क्या है कि सबको मजा आई। तो जब बारिश होती है तो ये अजम्पशन हो जाता है कि मजा नहीं आई होगी। तो जब मैं ऑल्दो यूज करती हूँ तो सामने वाले को पता चल जाता है कि अब कुछ अलग आएगा। ऑल्दो इट रेन्ड एवरीवन एंजॉयड द शो। वैसे ही आई विल बी देयर ऑल्दो आई माइट बी लेट, मैं आ तो जाऊंगा लेकिन शायद देरी हो जाए।
तो ऑपोजिट चीजें बताने के लिए, जैसे हम ऑल्दो यूज कर सकते हैं, वैसे ही ऑल्दो की जगह पे आप दो भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। एक में ऑल है, एक में नहीं है, बस यही फर्क है। तो ये ऑल्दो और दो जो है ना वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं आराम से। तो दो का भी बिल्कुल वही यूजेज है। दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, आइडिया भी कॉन्ट्रास्टिंग है और ऑल्दो की तरह ही यूज होता है। द पेशेंट दो गेटिंग स्ट्रॉन्गर कैन नॉट वॉक, हालांकि वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वो चल नहीं सकते हैं, ये मतलब है दो का। उसी तरीके से अगर मैं वेरियास की बात करूं तो वेरियास भी ऑपोजिट आइडियाज के लिए ही यूज होता है, लेकिन आप उसको ऑल्दो और दो की तरह रिप्लेस नहीं कर सकते। ऑल्दो और दो ऐसे कंजंक्शंस है जो आप इंटरचेंज कर सकते हो, वेरियास आप उनकी जगह पे नहीं डाल सकते हैं। तो अगर मैं दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज के बारे में बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज के बारे में बात कर रही हूँ, तो उनके बीच में मैं वेरियास डाल सकती हूँ। ही लव्स इंडियन फूड वेरियास हिज वाइफ प्रेफर्स चाइनीज, उसे इंडियन खाना पसंद है पर उसकी बीवी को चाइनीज पसंद है। इंडियन और चाइनीज ऑपोजिट हो गया, ठीक है, तो ऑपोजिट आइडियाज के बीच में वेरियास आ गया। वी थॉट शी वाज एरोगेंट वेरियास इन फैक्ट शी वाज शाय, अगेन ऑपोजिट आइडियाज आ गए और बीच में मैंने वेरियास डाल दिया। हमें लगा कि वो बहुत ही अकड़ू है, लेकिन हकीकत में तो वो बहुत शर्मीली थी। तो ये आ गए हमारे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जिसके बीच में वेरियास डाल दिया। याद रखिए ऑल्दो दो के साथ इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऑल्दो और दो के अलावा अगर आपको कुछ ऐसा यूज करना हो जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ऑल्दो की जगह पे आप रिप्लेस करना चाहें, दो की जगह पे करना चाहें, तो आप इवन दो डाल सकते हैं। ये तीनों वर्ड्स में कॉमनैलिटी ये है कि तीनों में दो आता है, एक में ऑल्दो आता है, एक सिर्फ दो है और तीसरा इवन दो है। इवन दो हम जनरली बिगिनिंग में ही डालते हैं, जैसे ऑल्दो बिगिनिंग में डालते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि बीच में नहीं डाल सकती हूँ। ज्यादातर लोग बस पसंद करते हैं पहले डालना, इजी होता है डालना। तो इवन दो ही वाज मच ओल्डर देन अदर्स ही वन द रेस, हालांकि वो सबसे काफी बड़ा था फिर भी वो रेस जीत गया। देख रहे हो ना, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया आ रहा है इवन दो में भी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यूजेज है, कोई फर्क नहीं है ऑल्दो दो और इवन दो में। कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया हम वेरियास में भी यूज करते हैं, पर वेरियास का यूज इनके जैसा नहीं है। ही ड्राइव्स अ सेकेंड हैंड कार इवन दो ही इज अ मल्टी मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर होने के बावजूद वो सेकेंड हैंड कार चला रहे हैं। तो इवन दो का यूज कुछ इस तरीके से है। आप इन तीनों में से कुछ भी यूज करें, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप चाहे तो आपको एक याद रखना हो तो वो भी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी एक और कंजंक्शन की तरफ, जो कि बहुत अच्छा कंजंक्शन है। इसको बोलते हैं अनलेस। कई लोग इसको सही से यूज नहीं कर पाते। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अनलेस का मतलब है एक्सेप्ट इफ, यानी कि इसके अलावा। तो कभी आपको कोई कंडीशन की अगर बात करनी हो तो आप अनलेस यूज कर सकते हैं। उसके आगे जो आता है ना वो थोड़ा पॉजिटिव में चला जाता है। अनलेस इट रेन्स एक्सेप्ट इफ इट रेन्स, रेन्स के अलावा अगर रेन्स नहीं हुई वी विल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। तो अनलेस इट रेन्स मतलब रेन्स मेरा ऐसा कंडीशन है कि अगर रेन्स हो गई तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगी, पर नहीं हुई तो मैं जाऊंगी कल। तो अनलेस इट रेन्स वी विल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। तो अनलेस जो होता है वो ऐसी कंडीशन दिखाने के लिए होता है। आई कैन नॉट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी वॉट इज द प्रॉब्लम, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। आई कैन नॉट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी वॉट इज द प्रॉब्लम, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आपने बता दी क्या प्रॉब्लम है तो फिर मैं कर पाऊंगी। तो आपका प्रॉब्लम बताना मेरा कंडीशन है आपकी तरफ, और तब मैं अनलेस यूज करूंगी। अगर आपको अनलेस क्लियर है तो आप वेदर बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वेदर और वेरियस अलग अलग है वैसे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक जैसे दिखते हैं पर होते नहीं हैं। वेदर जो है ना वो और का काम करता है, तो जब आपको दो ऑप्शंस की बात करनी होती है ना तब आप वेदर की बात करते हैं, यानी कि हमारा मौसम वाला वेदर नहीं, वेदर मतलब WHETHER की बात कर रही हूँ। तो वो यूज करने से हम ऑप्शन दे पाते हैं उनको। वेदर शी लाइक्स हिम और नॉट शी मस्ट वर्क विथ हिम, उसे पसंद हो या ना हो या ना हो क्या है, दो ऑप्शंस है। उसे पसंद हो या ना हो उसे उसके साथ काम करना पड़ेगा। He seemed undecided whether to go or stay, जाए या रुक जाए, अनडिसाइडेड था।
तो वेदर इस तरीके से होता है। वेदर के आगे हम जनरली और लगाते हैं क्योंकि ऑप्शन के बीच में और आता है, लेकिन वेदर से ये पता चल जाता है कि ऑप्शन जो है ना वो 2 ही है। वेदर में 3 ऑप्शन नहीं होते, जैसे और में आप ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये कर सकते हो, वैसे वेदर में आप नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। ये सारे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किए हैं, पर मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आई हूँ। आपका काम है कि आप इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ढूंढें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ये यूज़ करेंगे ना उतना बेटर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो आज आपका काम तो यही है। अब मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। अब ये क्या बला आ गई, इनको हम पेयर कंजंक्शन भी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंजंक्शंस जो होते हैं ना, ये सिंगल सिंगल नहीं होते। अभी तक मैं आपसे सिंगल सिंगल कंजंक्शंस की बात कर रही थी, ये वाले सिंगल नहीं है, ये पेयर्स में मिलते हैं। तो ये सेंटेंसेस में कहीं पहले कहीं बाद में, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे होता है। तो जब आपको कोई भी कंडीशंस, कोई भी ऑल्टरनेटिव्स, कोई भी ऑप्शंस देने होते हैं, तब हम ये कंजंक्शंस ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और ये कंजंक्शंस यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका बहुत अच्छा वेराइटी दिखता है। मतलब आपको अलग अलग स्ट्रक्चर याद नहीं करने पड़ते अगर आप ये कंजंक्शंस यूज़ कर ले तो बहुत ही अच्छी सेंटेंसेस बनती है। सबसे पहला और सबसे सिंपल वाला तो है ईदर और। आइदर और भी इसको बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। आइदर और की बात यह है कि जब आप 2 ऑप्शंस बताना चाहते हैं, या तो ये, और दोनों ऑप्शन पॉजिटिव है, एक लेवल पे है, तो आप आइदर और यूज कर सकते हैं। वी कैन आइदर गो टू द मूवीज और टू डिनर। ठीक है, तो या तो मूवीज पे जा सकते हैं या फिर डिनर पे, एक ऑप्शन चूज करो। वैसे ही आई कैन बाय आइदर अ फोन और अ टीवी। तो दोनों ऑप्शंस जो है ना वो लेवल पे है, एक जैसे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप ये या ये सिलेक्ट करो, तब मैं आइदर और यूज करूंगी। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर जब आपको 2 नेगेटिव ऑप्शन ज्वाइन करने हैं, उल्टा है, यहाँ पे एन है ना तो नेगेटिव है। अगर आपको 2 नेगेटिव ऑप्शन ज्वाइन करने हैं तो आप नाइदर नॉर यूज कीजिए। नाइदर मैरी नॉर मैथ्यू इज टॉल। मैरी भी नहीं है और मैथ्यू भी लंबा नहीं है। तो जो 2 ऑप्शन है मेरे, मैरी और मैथ्यू, दोनों में से एक भी जन लंबा नहीं है। वैसे ही नाइदर इंडिया नॉर अफ्रीका वन द वर्ल्ड कप फाइनल्स। इंडिया भी नहीं जीती और अफ्रीका भी नहीं जीती, दोनों ही ऑप्शन नेगेटिव है, तब मैं यूज करती हूँ नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर का यूजेज बहुत ही सिंपल है और आप इजीली इसको यूज कर पाएंगे। और अगर आप ये समझ चुके हैं तो मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी एक और कंजंक्शन की, जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और उसको हम बोलते हैं नॉट ओनली बट ऑल। सिंपल वर्ड्स में बोलूं इसका ट्रांसलेशन, तो इसका ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं, ये भी। तो जब आपको किसी सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है और आपको बोलना है सिर्फ यही नहीं, ये भी अच्छा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पहली वाली चीज पे एम्फेसिस डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि ये भी अच्छा है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं द कार इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट ऑल्सो कंफर्टेबल, तो इकोनॉमिकल तो है ही, पर सिर्फ वो नहीं, कंफर्टेबल भी है। उसी तरीके से नॉट ओनली विल दे पेंट देयर हाउस ऑन द आउटसाइड बट ऑल्सो इनसाइड, तो बाहर तो वो करेंगे ही, पर क्या आप जानते हैं कि वो अंदर भी करेंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूजेज बहुत आसान है, बहुत अच्छा सेंटेंस लगता है। जब आप ये यूज करते हैं ना तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली थोड़ा एडवांस्ड लगता है। इसलिए इसका यूजेज अगर आप सीख जाएं तो आपके सेंटेंसेस, आपका इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर पे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ही बात करते हैं बोथ एंड की। अगेन जब आपको 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है जो कि नेचर में थोड़ी सिमिलर है, तो फिर आप बोथ एंड यूज कर सकते हैं। एंड तो आपको पता है कि 2 चीजें ज्वाइन करने के लिए। बोथ क्या करता है, बोथ हमको बताता है कि 2 ही चीजें हैं जो मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो बोथ जो होता है ना वो सेंटेंस के पहले चला जाता है और एंड बीच में आ जाता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेटिंग में एंड का यूज सीखा था ना, बिल्कुल वैसा ही है, बस सेंटेंस के आगे बोथ आ जाता है। तो बोथ सिबिल एंड मैरी आर टॉल, तो सिबिल और मैरी दोनों ही टॉल है। बोथ मतलब 2, बोथ सिबिल एंड मैरी आर टॉल। वैसे ही द रूल्स वर बोथ सिंपल एंड शॉर्ट, 2 चीजें थी रूल्स,
इजी भी थे और छोटे भी थे। तो सामने वाले को सुनते वक्त ये समझ आ जाता है कि आप दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ये यूज है बोथ एंड का। उसी तरीके से बात करूं एज की। अब एज कब यूज होता है? जब आप कोई दो ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, नेचर में मिलती जुलती है, या फिर आप उन दो चीजों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद उनमें कुछ कॉमन है, तो फिर आप एज यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज होता है? आप बोल सकते हैं हर स्टोरी इजंट एज बोरिंग एज देयर्स। उनके जितनी बोरिंग नहीं है इसकी स्टोरी, पर मेरा कंपैरिजन क्या है? उनकी स्टोरी और इसकी स्टोरी सेम नेचर वाली चीजें हैं जिनको मैं कंपेयर कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ उनके जितनी बोरिंग नहीं है। ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पे दो चीजें क्या है? वो और उसका भाई। तो सिमिलर लोग हैं जिनको मैं कंपेयर कर रही हूँ, इक्वली स्मार्ट बोलना है मुझे, तो मैं कहूंगी ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। इसी तरीके से एक और कोरिलेटिव कंजंक्शन सीख लेते हैं जो कि है नो सूनर दैन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इससे भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। नो सूनर देन मैं तब यूज करती हूँ जब मैं दो इवेंट्स की बात करती हूँ जो एक के पीछे एक हुए हैं, यानी कि कंसेक्यूटिवली हुए हैं। तो दोनों के बीच में जब बहुत टाइम नहीं होता है, एक के पीछे एक हो जाते हैं, तो फिर मैं नो सूनर देन यूज कर सकती हूँ। तो मैं कैसे यूज करूंगी? नो सूनर डिड आई लीव द बिल्डिंग देन शी अराइव्ड। बस मैं निकल गई और वो आई। मेरा निकलना एक एक्शन, उसका आना दूसरा एक्शन, एक के बाद एक हो गए। No sooner had we gone to bed then the phone rang। अभी तो हम सोने ही गए थे और फोन बज गया। हम सोने गए, वो एक एक्शन, और वो जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही फोन बजा। टाइम कितना था ये हम नहीं जानते, लेकिन एक के बाद एक हुए ये बहुत क्लियर हो जाता है जब हम यूज करते हैं नो सूनर देन। ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देगा आपकी सेंटेंस को, तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिए। दो इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नो सूनर देन। बाकी सब तो मुझे मालूम है आप अच्छे से कर लेंगे, वो वाले बहुत ज्यादा इजी है। रादर देन भी बहुत ही सिंपल है। ये आज का लास्ट कंजंक्शन, लास्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन। रादर देन का सिंपल मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यानी कि इसके बदले। तो जब आप किसी चॉइस की बात करना चाहते हैं कि इसके बदले मुझे ये ज्यादा पसंद है, या फिर कोई ऐसी चीज जो इससे ज्यादा अच्छी है, अगर आप उसकी बात करना चाहते हैं तो आप रादर देन यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं रादर देन यूजिंग ड्राइड हर्ब्स ही यूज्ड फ्रेश वंस। तो उसका मतलब क्या है कि ड्राइड हर्ब्स यूज करने के बदले उन्होंने फ्रेश वाले यूज किए। इसके बदले वो तो है रादर देन। आई वुड रादर ड्रिंक कॉफी देन टी। मतलब चाय पीऊं इससे अच्छा तो मैं कॉफी पी लूं। रादर देन गोइंग टू द पार्टी आई वेंट टू हर हाउस। तो पार्टी में जाने के बदले मैं चली गई उसके घर। इतना सिंपल है। देखा, कंजंक्शंस इतने मुश्किल नहीं है, और ये भी आपका सेंटेंस जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। आज मैंने आपके साथ बहुत सारे कंजंक्शंस की बात की है, तो ये भूलिएगा मत और घर पे जाके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपसे मिलने वाली हूँ एक और नया टॉपिक लेके, और उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि सेंटेंस के अंदर के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की मैं आपसे बात करूंगी अगली क्लास में। जल्दी से मिलने आ रही हूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।